धन्यवाद सर। और इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे माननीय बड़े, मेरे भाई, मेरे बहन, जो इस सनातन संस्कृति को आगे ले जाने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उन सबको डॉक्टर सचिन गुप्ता यानी मेरा नमस्कार। जो मुझे विषय आज दिया गया है वो है फ्रीडम एट मिडनाइट। हमें आज़ादी मिली थी, हम सब जानते हैं, 15 अगस्त सन 1947 को। पर 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 14 अगस्त सन 1947 को भारत का विभाजन विश्व के एक सबसे बड़े नरसंहार के रूप में हमारी हिंदू और सिख महिलाओं की छाती पर हुआ था। इसमें करीब 30 लाख से अधिक लोगों की नृशंस हत्या हुई। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इन दंगों में करीब 1,500 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। विभाजन का ये काला अध्याय, विस्थापित हुए, भगाए गए, मारे गए और भटक कर मौत को गले लगाने वाली मनुष्यता के खून से छींटों से भरा हुआ है। यह इतिहास के चेहरे पे पुती वो कालिमा है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1857 की क्रांति से। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं जो इतिहास में छुपाई गई वो कैसे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी हम सब के आने वाले भविष्य के लिए। सन 1957 की क्रांति को अंग्रेज सरकार इतनी आक्रांतित हो चुकी थी कि वो उसे दबाने की इस कदर कोशिश कर रही थी और उसे एक सिपाही म्यूटिनी का नाम दिया, यानी कि सैनिक विद्रोह। पर इस महान स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की अलख को बुझाने के उद्देश्य से अंग्रेज सरकार ने अनेक पुस्तकों को बैन किया, पर वो आग लग चुकी थी, सीनों में चिंगारियां जल चुकी थी। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने, जो भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, ओजस्वी वक्ता और एक दूरदर्शी नेता थे, उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस किताब में उन्होंने अनेक साक्ष्य और तथ्य रखे जो ये बताने को काफी थे कि अंग्रेज इस प्रथम स्वतंत्रता के संग्राम से कितनी भयभीत थी। वीर सावरकर ने इस किताब में एक सफल और सुनियोजित आंदोलन खड़ा करने और लोगों को जोड़ने एवं कुशल समृद्ध भारत बनाने की एक सारी रेसिपी लिखी थी। यह किताब अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी। इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इस किताब को छपने से पहले ही अंग्रेजों ने बैन कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये किताब लोगों तक पहुंची कैसे? आजादी के कुछ ऐसे मतवाले थे जिन्होंने इस किताब की मूल प्रति को भारत की विभिन्न भाषाओं में लिखा, हाथों से लिखा और हाथों से लिख के देश के कोने कोने में पहुंचाया। आगे चल के ये किताब आने वाले क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म उसने दिया। इस किताब का दूसरा संस्करण खुद सरदार भगत सिंह ने लिखा और तीसरा संस्करण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसी किताब के चलते वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास, काला पानी की सजा हुई।
सन 1857 की इस कहानी जो शुरू हुई, इसके आगे चल के सन 1885 में ही अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भारत में अब उनका रहना मुश्किल है। तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना स्कॉटलैंड के A.O. ह्यूम ने करी और जिसका प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट देना, और उसको इसी रूप में आगे चल के प्रयोग किया गया। सन 1885 के बाद ही 2 साल के बाद 1887 में सर सैयद अहमद खान ने भारत के विभाजन के बीज बो दिए थे, 2 नेशन थ्योरी देकर। अंग्रेजों द्वारा पोषित सर की उपाधि से लबरेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सैयद अहमद खान ने 2 नेशन थ्योरी देते हुए बनारस में कहा था, मुझे अब पूरा यकीन है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकते, क्योंकि उनका धर्म और जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब मुझे यकीन है कि ये समुदाय किसी भी चीज में पूरे दिल से शामिल नहीं होंगे। आगे चलकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता अल्लामा इकबाल और स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 2 नेशन थ्योरी का पूरा समर्थन किया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी हमारे देश के बंटवारे के लिए। सन 1905 में अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत बंगाल का विभाजन कर दिया, और इस विभाजन का मूल आधार था धर्म। पूर्वी बंगाल, जिसमें असम और बंगाल आते थे, मुस्लिम बाहुल्य था, जबकि पश्चिमी बंगाल, जिसमें कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार आते थे, वो हिंदू बाहुल्य था। इस विभाजन से अंग्रेजों ने देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक और गहरी खाई खोल दी थी। 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन देश में शोक दिवस के रूप में देखा गया, और देखते देखते देश में एक आंदोलन का दौर शुरू हो गया। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल बनाना। पृथक निर्वाचक मंडल का प्रायः अर्थ ये होता है कि इसमें जो उम्मीदवार होगा वो मुसलमान होगा और चुनने वाली जनता भी मुसलमान होगी। खैर, इन सब के चलते देश में आंदोलन उग्र हो रहे थे। 1908 में खुदीराम बोस, जो 18 वर्ष की अल्प आयु में जिन्हें फांसी की सजा दे दी गई, उसके बाद तो मानो पूरा देश उबल पड़ा हो। इतने उग्र आंदोलनों के चलते अंग्रेजों को सन 1911 में बंगाल का जो विभाजन उन्होंने किया था उसे रद्द करना पड़ा। उधर कहानी की दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में गांधी जी 25 सालों से वकालत कर रहे थे। उसी दौरान जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, बोयर वार चला, जो कि सन 1899 से 1902 तक चला, जो कि अफ्रीकन बोर्स और ब्रिटिशर्स के बीच एक लड़ाई और एक युद्ध था। गांधी जी ने उस दौरान अंग्रेजों से विनती करी कि वो उन्हें ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ने दें, पर ब्रिटिश आर्मी ने उनको अपनी आर्मी में लेने से मना कर दिया, और तब उनको एक एम्बुलेंस ड्राइवर का काम दिया और गांधी जी ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उनके इस काम से खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें सार्जेंट मेजर की उपाधि दी। इसके बाद खैर 25 सालों के बाद जब गांधी जी वापस भारत देश पहुंचे, तो अचानक से 1915 में आते हैं वो, और वो समय क्या था? वो समय था प्रथम विश्व युद्ध का। उस समय अंग्रेजों को सैनिकों की आवश्यकता थी। ऐसे में अचानक
एक बाहर विदेश से आया हुआ व्यक्ति देश का एक बहुत प्रमुख नेता बन जाता है और देश की जनता से अपील करता है कि आप अंग्रेजों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़िए, और उनकी इस बात पे यकीन करके बहुत से हिंदुस्तानी अंग्रेजों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने को चले जाते हैं। इस कारनामे से अंग्रेज खुश होकर गांधी जी को केसरे हिंद की भी उपाधि प्रदान करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात विश्वासघाती अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर एक नया काला कानून थोप दिया, रॉलेट एक्ट के रूप में। रॉलेट एक्ट एक बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था, जो सिर्फ शक के आधार पर अंग्रेजों को किसी को भी गिरफ्तार करने की आजादी देता था। इस काले कानून का पूरे देश में विरोध हुआ। पंजाब प्रांत के डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को इसी दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस अनैतिक गिरफ्तारी के चलते पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल सन 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया कि तभी अचानक जनरल डायर अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। जनता स्तब्ध थी, पर उस निर्दयी आतताई ने निहत्थी जनता पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस नृशंस हत्याकांड में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें अनेक औरतें और बच्चे शामिल थे। दूसरी तरफ अंग्रेज शुरू से ही भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और इस काम के लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनका ये काम भारत में सुगमता से कर सके, और मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में उनकी तलाश पूरी हुई। अंग्रेजों ने जिन्ना को अच्छी तरह से टटोल लिया था और एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे एक मुस्लिम लीडर की तरह प्रमोट करने लगे। लंदन में कॉलेज के समय से ही अंग्रेजों ने अपनी एक एजेंट भी जिन्ना के पीछे छोड़ दी, एडविना, जो आगे चलकर माउंटबेटन की पत्नी बनी। कहा जाता है एडविना के और जवाहरलाल नेहरू के भी बहुत अच्छे संबंध थे। इसके संदर्भ में एडविना की बेटी पामेला ने सन 2012 में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है डॉटर ऑफ द एम्पायर, लाइफ एज माउंटबेटन, जो 2012 में लंदन में प्रकाशित हुई। एडविना की बेटी पामेला लिखती हैं, एडविना एंड नेहरू वर इन लव। खैर, जिन्ना की पढ़ाई यहाँ पूरी हुई और उसके बाद एडविना को भारत भेजा गया एक स्पेशल ऑफिसर बना के, जिसका एक ही मकसद था, मोहम्मद अली जिन्ना को एक मुस्लिम लीडर की तरह प्रमोट करना। और इसी के चलते धीरे धीरे भारत में जो अंग्रेजी अखबार थे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर छापना शुरू कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना पे ब्रिटिश सरकार साल का करोड़ों रुपए खर्च करती थी। इस बात की एक बार ब्रिटिश की पार्लियामेंट में सवाल उठा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जवाब दिया, ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, जब चाहे इसे हम इनकैश करा सकते हैं। इसी के चलते सन 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की मांग रख दी और 1945-46 में एक चुनाव हुआ जिसमें कई मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी। उन सब सीट्स पर मुस्लिम लीग की जीत हुई और पाकिस्तान की मांग और तेज हो गई।
गांधी जी का शुरू से एक बयान आता था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। ये एक सफेद झूठ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं, जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। वो लिखते हैं, अप्रैल सन 1947 में आखिर तक ये लग रहा था कि गांधी जी पाकिस्तान बनाने का समर्थन नहीं करते, पर आखिर के 2-3 दिनों में उनकी सोच बदल गई। गांधी जी प्रायः अपनी प्रार्थना सभाएं आयोजित किया करते थे, पर उन सभाओं में भी कभी भी उन्होंने पाकिस्तान का खुलकर विरोध नहीं किया। 2 और 3 जून 1947 को माउंटबेटन, जिन्ना और नेहरू की एक मीटिंग हुई जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान। इस प्लान के तहत भारत का विभाजन तय होना था और 3 जून को ऑल इंडिया रेडियो पर भारत के बंटवारे की घोषणा कर दी गई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। प्रायः छोटी छोटी घटनाओं पर भूख हड़ताल, अनशन करने वाले गांधी जी इतनी बड़ी बात पर कोई अनशन ना कर उल्टा किसी को उन्होंने करने भी नहीं दिया। इससे यह साबित था कि गांधी जी मौन रूप से पाकिस्तान का समर्थन करते थे। बंटवारे की बात से जब पूरा देश आहत था, तब दिल्ली की एक वाल्मीकि बस्ती में एक युवा दंपत्ति था जो इतना आहत हुआ कि उसने आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी और आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब गांधी जी को यह बात पता लगी तो तुरंत वो उस दंपत्ति के पास पहुंचे और उनको समझाया कि वो अनशन ना करें। वो नहीं माने तो गांधी जी ने उन्हें इतना बेइज्जत किया कि 3 दिन के अंदर उन्हें अपना अनशन तोड़ना पड़ा। 2 और 3 जून की माउंटबेटन प्लान के बाद 14, 15 और 16 जून को कांग्रेस का एक महाअधिवेशन हुआ। यहाँ पर हर विचारधारा के लोग आए, जैसे मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीटी टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि। इस अधिवेशन में श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने एक जोरदार भाषण दिया और बंटवारे का पुरजोर खंडन किया। फ्रंटियर गांधी कहे जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से आते थे, एक 6.5 फीट के हट्टे कट्टे पठान, उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर और रोकर एक भाषण दिया और कहा कि आप लोगों ने हमें पाकिस्तानी भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। इन भाषणों के बाद मानो पूरा माहौल बंटवारे के अगेंस्ट हो गया था। नेहरू को लगा कि अगर अब वोटिंग होती है तो देश का बंटवारा नहीं होगा। तो अब नेहरू जी ने तब गांधी जी को उस सभा में बुलाया, जो कि उस सभा का हिस्सा नहीं थे। 15 जून को गांधी जी आते हैं और एक भाषण देते हैं। उसके बाद वोटिंग होती है और बंटवारे के पक्ष में वोट पड़ जाता है। ब्रिटेन के एक पत्रकार ने बंटवारे के बाद, जिसका नाम था लियोनार्ड मोस्ली, उसने एक बार नेहरू जी से इंटरव्यू लिया और पूछा कि इस बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है। तब नेहरू जी ने जवाब दिया, हम में से अधिकतर लोग बुजुर्ग हो चुके थे और जेल जाने की स्थिति में नहीं थे, जिसका परोक्ष रूप से मतलब है कि उन सबको सत्ता चाहिए थी। नेहरू आगे कहते हैं, अगर गांधी जी ने हमें रोका होता तो हम रुक जाते और आंदोलन की राह पे निकल जाते। एलन कैम्पबेल जॉनसन, जो कि माउंटबेटन के मीडिया एडवाइजर थे, अपनी किताब मिशन विद माउंटबेटन में लिखते हैं
कि जब गांधी जी बंटवारे के लिए चुप हो गए और तैयार हो गए, तब ये साफ हो गया कि अब पाकिस्तान बन के रहेगा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बंटवारे के बाद 15 अगस्त सन 1947 को एक ट्रेन अमृतसर आती है। वो ट्रेन सिर्फ लाशों से भरी थी। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे और तड़प कर अपनी माओ का स्तन ढूंढ रहे थे। स्टेशन मास्टर छेदी सिंह यह सब देखकर स्तब्ध था, घबरा गया और अपनी सारी बची हुई हिम्मत कर जुटाकर बोला, घबराओ मत, अमृतसर आ गया है। अचानक कुछ हाथ उम्मीद में हिलने लगे। गांधी जी, आपकी लाश पर तो नहीं, पर 30 से 50 लाख हिंदू और सिखों की लाशों पर जरूर हमें आधी रात में आजादी मिली। फ्रीडम एट मिडनाइट।